नमस्कार। मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और न्यूज 18 में आज हमारे साथ जुड़े हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे। सुशील जी, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं। नमस्कार। वहां से नहीं आ रहा आवाज है, वहां से आ रहा आवाज। आवाज नहीं आ रही थी, उसको बंद कर दो। उसको आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी आ रही है आवाज। सुशील जी, सबसे पहले तो आपको एनडीए की जीत बधाई। पिछले 20 साल में तीसरी बार एनडीए ने बिहार में जीत हासिल की है और इस बधाई के साथ सवाल भी मेरा आपसे ये है कि अब बिहार में रोड मैप क्या होगा एनडीए का, जब इस तरीके से मैंडेट दिया है बिहार की जनता ने आपको। ब्रजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे आवाज ठीक करो, आवाज नहीं आ रही है जी। मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूं। एनडीए को बिहार की जनता ने 20 साल में तीसरी बार मैंडेट दिया है। इस तरह के मैंडेट के बाद से अब आप लोगों का रोड मैप क्या होगा बिहार के लिए? नहीं, देखिए, पहले तो हम बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिन्होंने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर अपना भरोसा व्यक्त किया है। और देखिए, ये जो मैंडेट है, ये विकास के लिए मैंडेट मिला है। हम लोग जनता के पास गए थे कि हम लोगों ने 15 साल बिहार के विकास के लिए काम किया है और हमारा चुनाव में एक ही मुद्दा था, विकास, विकास और विकास। और हमने लोगों को बताया था कि किस तरह से हम लोगों ने 15 साल में हर घर तक बिजली पहुंचा दिया, गांव को पक्की सड़क से जोड़ रहे हैं, हर घर में पाइप्ड वाटर सप्लाई दे रहे हैं, किस तरह से कोरोना को हम लोगों ने कंट्रोल करके नियंत्रित करके दिखलाया है। जो प्रवासी मजदूर आए थे उनको किस तरह से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने 40 किलो अनाज मुफ्त उनके घर तक पहुंचाने का काम किया था। ये तमाम जो विकास के मुद्दे थे और इसी विकास के मुद्दे पर जनता ने वोट दिया है। और देखिए, जनता चाहती कि ये कंटिन्यूटी, जो निरंतरता ये बनी रहे। ये जो विकास हो रहा है इसमें कोई बाधा पैदा नहीं हो, इसलिए लोगों ने फिर 5 साल सेवा करने का मौका दिया है ताकि विकास की गति टूटे नहीं, विकास की रफ्तार धीमी नहीं हो और बिहार के अंदर विकास और तेज गति से हो। इसलिए हम बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने एक स्पष्ट जनादेश दिया है। इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं, स्पष्ट क्लियर मैंडेट है। 125 सीटों के साथ एनडीए को फिर से 5 साल बिहार में उन्होंने सेवा करने का मौका दिया है। सुशील जी, आपने जो कहा कि जो इतना क्लियर कट मैंडेट बिहार की जनता ने दिया है, उस मैंडेट को देने में, जनता को कन्विंस करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी बड़ी भूमिका रही है? चूंकि देखा यह गया कि उनकी रैलियां जो है जबरदस्त उसका ट्रैक्शन रहा, लोग बड़ी तादाद में आए, उनकी जो अपील थी उसको लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जीत में कितने बड़े फैक्टर रहे हैं? देखिए, इस मैंडेट के अंदर नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, हमने नीतीश जी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा था और लगभग 6 महीना पहले ही श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, नड्डा जी ने और ये ऐलान किया था कि अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। और हमने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा है। और मुझे खुशी है कि जनता ने जो स्पष्ट जनादेश दिया है, इस मैंडेट के बाद अगले 5 साल तक हम बिहार की जनता की सेवा करेंगे। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और पूरे 5 साल तक और मुख्यमंत्री के नाते बिहार की सेवा करेंगे। सुशील जी, आपने कहा कि बिहार की जनता ने कंटिन्यूटी के लिए मैंडेट दिया है। विकास की जो धारा आपने कहा कि एनडीए की सरकारों ने बहाई पिछले, एक तरह से कह सकते हैं 15 साल में से 13 साल में, तो क्या उस कंटिन्यूटी में सुशील कुमार मोदी की जोड़ी जो नीतीश कुमार के साथ रही है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की, वो भी जो है सो वैसे ही कंटिन्यू रहने वाली है? थोड़ी ब्रजेश जी, आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी, आवाज स्पष्ट नहीं, समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। मैं बहुत सामान्य सा सवाल ये पूछ रहा हूं कि आपने कंटिन्यूटी की बात कही कि जनता ने, बिहार की जनता ने विकास की कंटिन्यूटी के लिए वोट दिया है, तो क्या वो कंटिन्यूटी लीडरशिप में भी दिखेगी?
जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और आप उप मुख्यमंत्री के तौर पर अगले 5 साल के लिए बिहार में फिर काम करते रहेंगे, जोड़ी वैसी ही इंटैक्ट रहेगी? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, अब डिप्टी सीएम कौन होगा ये मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मुझे तो पार्टी ने निर्देश दिया डिप्टी सीएम के नाते काम करने का, मैंने काम किया। अब इस नया जनादेश में भारतीय जनता पार्टी का क्या निर्णय होता है, कौन डिप्टी सीएम होगा, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, और बार बार बीजेपी ने ये स्पष्ट किया है। और मैं खास करके मीडिया के लोगों से कहना चाहूंगा कि बार बार वो शंका पैदा करते हैं, कंफ्यूजन, मुख्यमंत्री होंगे नहीं। अरे भाई, एक बार नहीं 50 बार जब प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया कि किस दल को कितनी सीटें आएंगी, ये इमैटीरियल है, ये गौण है। एनडीए को लोगों ने जनादेश दिया, एनडीए का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और 5 साल काम करेंगे। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि बीजेपी ने जो निर्णय लिया उसी के अनुरूप बिहार के अंदर अगले 5 साल तक एनडीए गठबंधन की सरकार काम करेगी। सुशील जी, आपको इस बात की खुशी होगी क्योंकि बिहार में बीजेपी को इस ऊंचाई तक लेके जाने में आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि पहली बार हो रहा है पिछले, एक तरह से कह सकते हैं 2005, 2010 और 2020 के चुनाव, जिसमें कि बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़े और बीजेपी ने जेडीयू से काफी अधिक सीटें हासिल की। तो क्या बिहार में बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में आ गई है, अगर हम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बात करें? ब्रजेश जी, आपकी आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ पा रही है, क्लैरिटी नहीं है आवाज के अंदर। मैं उत्तर देने में मुझे दिक्कत हो रही है, आवाज समझ में नहीं आ पा रही है आपकी जो बोल रहे हैं आप। मैं एक बार फिर से अपना सवाल आपकी सुविधा के लिए रिपीट करता हूं, क्या बीजेपी को जो है इस बार के मैंडेट में जेडीयू से ज्यादा सीटें आई हैं? क्या बिहार में अब बीजेपी इसी के साथ बड़े भाई की भूमिका में आ गई है पिछले चुनावों के मुकाबले? देखिए, कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होता है। नीतीश जी हम लोग से सीनियर हैं, हमसे वरिष्ठ हैं। अटल जी की सरकार में रेल मंत्री के नाते उन्होंने काम किया और 15 साल से वो एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। ये कोई छोटा भाई बड़े भाई का सवाल नहीं है, और संख्या किस दल को कितने ये महत्व नहीं रखता है, क्योंकि हम लोगों ने जब निर्णय लिया था उस समय किसी को थोड़ी मालूम था कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। उस समय हम लोगों ने स्पष्ट किया था कि नीतीश जी एनडीए गठबंधन के नेता होंगे, इसलिए सीटों की संख्या गौण है, उसका कोई महत्व नहीं है। और इसलिए एनडीए गठबंधन को जनता ने जो जनादेश दिया है, हम उनके सपनों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में या 7 निश्चय में जिन बातों का जिक्र किया है उनको हम पूरे तौर पर हम क्रियान्वित करेंगे। सुशील जी, बिहार में जो नई सरकार होगी, चूंकि जाहिर है फ्रेश मैंडेट मिला है, तो नई सरकार का शपथ ग्रहण कब तक होगा? क्या कुछ अभी तक आप लोग उसकी योजना बना पाए हैं? दिवाली के पहले नई सरकार मिल जाएगी या दिवाली के बाद मिलेगी? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ब्रजेश जी, आपकी आवाज स्पष्ट मैं नहीं सुन पा रहा हूं। मैं एक बार फिर से अपना सवाल रिपीट करता हूं कि आप बिहार में जो नई सरकार का गठन है वह दिवाली के पहले हो जाएगा या दिवाली के बाद होगा नई सरकार का गठन? लोगों की ये जानने में रुचि है, क्या बता पाएंगे? नहीं, देखिए, इसके बारे में बीजेपी का जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो मुख्यमंत्री से बातचीत करके कोई निर्णय करेगा। अभी तक हम लोग इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इसके बारे में निर्णय हो जाएगा और जो निर्णय होगा वो आम लोगों को बता दिया जाएगा। एक जो बात है, आपने कहा कि नीतीश कुमार की लीडरशिप को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बारे में स्थिति साफ कर दी थी। लेकिन क्या इस बार के मंत्रिमंडल में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो है विधायक काफी अधिक हैं बीजेपी के जेडीयू के मुकाबले? सुशील जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि चूंकि इस बार जो मैंडेट मिला है उसमें जेडीयू के मुकाबले बीजेपी के विधायकों की संख्या ज्यादा है, तो क्या मंत्रिमंडल में बीजेपी के ज्यादा मंत्री देखने को मिलेंगे? एक स्वाभाविक सी बात है, आकांक्षाएं भी होंगी।
मेरा सवाल आप सुन पा रहे हैं? मैं जो एक बार फिर से आपसे जानना चाहता हूं कि चूंकि जेडीयू के मुकाबले बीजेपी के विधायक ज्यादा इस बार जीत कर आए हैं, तो क्या जो नए मंत्रिमंडल में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या ज्यादा होगी? एक स्वाभाविक आकांक्षा होगी लोगों की। नहीं, देखिए, इन चीजों के बारे में भी कुछ भी कहना मुश्किल है कि कितने मंत्री शपथ लेंगे, कितने मंत्री बनेंगे, किस दल के कितने मंत्री होंगे। इन सारी चीजों के बारे में अंततः जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है और जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, ये लोग मिलकर तय करेंगे। इसलिए देखिए, ये सब कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि कितने मंत्री बनेंगे, और कोई आवश्यक नहीं होता है कि सारे मंत्री एक ही बार में बनते हैं। फिर किस पार्टी की संख्या क्या होगी, ये सब बहुत गौण मुद्दे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं हैं। और इन सारी चीज़ों के बारे में हमारा केंद्रीय नेतृत्व और जनता दल का नेतृत्व मिलकर इन सारी चीज़ों के बारे में निर्णय लेगा। सुशील जी, आपसे एक सवाल और था कि जो है क्या तेजस्वी, जो कि जाहिर है उनकी उम्र काफी कम है, अनुभव भी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक चैलेंज दे पाए? और ये सच्चाई है कि बिहार विधानसभा में जो नई विधानसभा होगी उसमें सबसे ज्यादा किसी एक पार्टी के उनके विधायक हैं। क्या तेजस्वी जो है एक चैलेंज के तौर पर कम से कम अब लगते हैं आप लोगों को बिहार में? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की एक भूमिका है, तो सवाल तेजस्वी यादव का नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल अभी हाल तक मुख्य विरोधी दल था, आगे भी मुख्य विरोधी दल है। तो लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और मुख्य विरोधी दल, इनकी एक बड़ी भूमिका रहती है। तो चैलेंज का सवाल का चैलेंज तो उन्होंने दिया था, वो तो पराजित हो गए। उनकी संख्या 80 थी, घटकर वो 75 पर पहुंच गए। कांग्रेस घटकर 20 पर पहुंच गई। और जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए थे, लोगों ने कहा उन पर विश्वास प्रकट किया। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व पर बिहार की जनता को भरोसा नहीं है, क्योंकि इन लोगों को 15 साल बिहार में सेवा करने का मौका मिला, और इन चुनाव के मौके पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़े बड़े वायदे कर देंगे, तो लोग उन पर भरोसा नहीं करते। और देखिए, जब नेता प्रतिपक्ष की सभाओं के अंदर भीड़ जुट रही थी, तो उस समय हम लोगों ने यही कहा था, ये भीड़ कोई पहली बार नहीं हो रही है। हमने लालू यादव को देखा 2010 के अंदर 50,000, 1-1 लाख लोग आते थे, 150 से ज्यादा रैलियां की, और 22 सीटों पर सिमट गए थे। और गत लोकसभा चुनाव के अंदर भी राजद के नेताओं की रैलियों के अंदर, सभाओं के अंदर हमसे ज्यादा भीड़ आती थी, लेकिन एक सीट भी नहीं जीत पाए। तो देखिए, तो उनके समर्थकों की भीड़ थी, उनके समर्थक ज्यादा वोकल हैं, आक्रामक हैं, दबंग हैं, और सब उस दबंगता की प्रतिक्रिया होती है। जो हमारी जो महिला मतदाता हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब तबके का वर्ग है, वो डर जाता देखकर कि इस तरह की रंगदारी, गुंडागर्दी, इस प्रकार की दबंगता, तो उनको याद आने लगता है कि फिर कहीं बिहार पिछले दिनों को लौट कर न चला जाए। और देखिए, जो बिहार को में जो जनादेश मिले, गरीबों का वोट मिला है। ये जो गरीब है, 9 करोड़ गरीब, जिनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने 40 किलो अनाज दिया, जिनको नीतीश कुमार ने जिनके खाते में 1-1 हजार रुपया भेजने का काम किया, वो 3 करोड़ महिलाएं जिनके जनधन खाते में 1500 रुपया कोरोना काल में भेजा गया, वो गरीब लोग जो 1600 ट्रेनों में बैठकर 22 लाख से ज्यादा लोग जिनको हम लोगों ने घरों तक पहुंचाया, और कोरोना में महाराष्ट्र में 40,000 लोग मर गए, और बिहार के अंदर लोगों ने कोरोना को निंदित करके दिखलाया। तो ये जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब है, वो हमारा वोट है, और उसी ने हम लोगों को इतने बड़े पैमाने पर वोट दिया। और वो जल्दी दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन चुनाव के दिन वही जो लाइन में लगकर वोट देता है, जिसको लालू यादव के जमाने में जिन कहा करते थे कि बोतल से जिन निकलेगा, तो वो जिन अब राजद के पास नहीं है, वो जिन अब एनडीए के पास है। इसलिए समाज का जो कमजोर तबका है, अति पिछड़ा है, महिलाएं हैं, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, वही हमारी ताकत है। और जिनके लिए नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने काम किया है, जिनके लिए सेवा की है, और सो वही वोटर जो है उमड़ कर आ गया चुनाव के दिन वोट देने के लिए, और जिसका परिणाम था कि हम लोग को इतना स्पष्ट जनादेश मिला है। सुशील जी, जब चुनावों से के दौरान हम लोगों की बात हो रही थी, उस समय जो है चिराग पासवान के बारे में मैंने आपसे पूछा था,
और आपने कहा था कि चिराग पासवान का एनडीए से कोई लेना देना नहीं है, चूंकि हमसे अलग रहकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब उनका आज जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने जेडीयू के सामने कैंडिडेट खड़े करके बीजेपी की मदद की है, प्रधानमंत्री मोदी की मदद की है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आई है और नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं। चिराग के इस तरह के बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? चुनाव के दौरान आपने कहा कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की, और अब इस तरह का जो बयान है इसको आप किस तरीके से देखते हैं, और इसी के साथ एलजेपी का भविष्य क्या देखते हैं? क्या एनडीए में फिर से उनकी वापसी होगी, खासतौर पर जिस तरीके से आपके भी कई सीटों को हराने में रोल प्ले किया? देखिए जहां तक लोक जनशक्ति पार्टी का मामला है, हम लोगों ने ये पहले भी स्पष्ट किया था कि बिहार एनडीए का वो हिस्सा नहीं है। बिहार के अंदर जो एनडीए है उसमें केवल जनता दल यू, बीजेपी, वीआईपी और जीतन राम मांझी की पार्टी, हम पार्टी शामिल है। तो लोक जनशक्ति पार्टी बिहार एनडीए का हिस्सा नहीं है। उनका क्या बयान आता है, मैं उस बयान पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी ने नीतीश कुमार को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, अमित शाह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और आज करीब 27-28 से ज़्यादा अगर एनडीए के उम्मीदवार अगर पराजित हुए तो उसके अंदर लोक जनशक्ति पार्टी की बड़ी भूमिका है, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों को खड़ा किया था उनका उद्देश्य जीतना नहीं था, एनडीए को हराना था। और एनडीए का मतलब बीजेपी जेडीयू दोनों है। तो इसलिए देखिए लोक जनशक्ति पार्टी ने जो भी किया, अब तो रिजल्ट आ गया है, लेकिन उन्होंने निश्चित तौर पर एनडीए को नुकसान पहुंचाया है। और एनडीए को नुकसान का मतलब होता है नरेंद्र मोदी को नुकसान, अमित शाह को नुकसान, जगत प्रकाश नड्डा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको नुकसान। तो इसलिए नहीं तो हम लोगों का जो प्रारंभिक आकलन था कि 150-60 तक पहुंचेंगे, अगर इस 27 सीटों का नुकसान नहीं होता तो हम 150 से आगे निकल जाते। और देखिए हम लोग को कभी भी हमारे कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आई। हम लोग को पहले दिन से लगता था कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हाँ, एग्जिट पोल जो आया उसने जरूर थोड़ा हिला दिया, क्योंकि एग्जिट पोल के अंदर जिस प्रकार की चीज़ें आ रही थी, तो सही है कि आदमी मनुष्य है, आदमी प्रभावित होता है उन चीज़ों को देखने के बाद। तो एक कुछ देर के लिए जरूर लगा कि शायद कहीं मामला खिसक तो नहीं रहा है, लेकिन बिहार की जनता पर हमको पूरा भरोसा था। जब वोटों की गिनती प्रारंभ हुई तो आपने देखा कि 122 का जादुई आंकड़ा जो है और हम लोगों ने पार कर लिया। और ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग रात को 10 बजे आकर चुनाव आयोग में हंगामा कर रहे हैं। ये वो लोग थे जो पहले कहते थे कि कोरोना काल में चुनाव ही नहीं होना चाहिए, फिर जब चुनाव होने लगा तो कहते थे कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। फिर राहुल गांधी आए तो कहने लगे कि बिहार में ईवीएम नहीं बल्कि मोदी वोटिंग मशीन है। तो मैं राहुल गांधी जी से जानना चाहता हूँ, आपको जो 20 सीटें आई हैं वो ईवीएम के कारण है कि एमवीएम के कारण है, या आरजेडी को जो 75 सीटें आई हैं वो एमवीएम के कारण है कि ईवीएम के कारण है? तो देखिए इनको कोई भरोसा नहीं है जनता पर। और जिस निष्पक्ष तरीके से, बेहतरीन तरीके से चुनाव आयोग ने कोरोना काल में चुनाव संपन्न कराया है, इतनी बड़ी चुनौती थी और सफलतापूर्वक चुनाव आयोग ने और उसको संपन्न कराया। बाकी किसी को शिकायत है तो कल कोर्ट में जाएगा, कल वो लिख कर देगा, वो सारा चुनाव आयोग और उनके बीच का मामला है। इसका भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन से कोई संबंध नहीं है। सुशील जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये था कि चुनाव काफी एक तरह से कह सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से हो गए, आपने कहा फ्री एंड फेयर भी हो गए, नई विधानसभा का फॉर्मेशन भी ऑब्वियसली हो जाएगा। जो एक बड़ा मैंडेट आप लोगों के लिए जो मिला है और खासतौर पे आप लोगों के जो प्रोमिसेस रहे कि आप लोग 10 लाख सरकारी नौकरियों का जो नारा उछाला था तेजस्वी ने, उसके सामने 19 लाख जो है रोजगार की बात की थी। आपने खुद वित्त मंत्रालय को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर बिहार में लंबे समय तक संभाला है। बिहार में जो है ये 19 लाख रोजगार लोगों को मुहैया कराना जो कि आपकी प्रॉमिस रही है, कितनी बड़ी चुनौती होगी आप लोगों के लिए? देखिए रोजगार ये केवल बिहार का मुद्दा नहीं, ये पूरे देश का मुद्दा है, पूरे दुनिया का मुद्दा है। क्या अमेरिकी चुनाव में रोजगार मुद्दा नहीं था? क्या दुनिया के बाकी देशों में या भारत के बाकी देशों में राज्यों के अंदर रोजगार मुद्दा नहीं? रोजगार तो मुद्दा है ही। और आज का नहीं, 52 से लेकर आज तक कौन सा ऐसा चुनाव होगा जिस लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये मुद्दा नहीं रहता है? तो रोजगार तो मुद्दा है ही। और हम लोगों ने 15 वर्षों के अंदर लाखों लोगों को रोजगार दिया। आखिर अगर सड़कें बनी बिहार के अंदर तो क्या लोगों को रोजगार नहीं मिला?
अगर घर घर बिजली पहुंची तो क्या बिजली का तार लगाने वाले, खंभा गाड़ने वाले, मीटर लगाने वाले और काम करने वाले, क्या लाखों लोगों को रोजगार नहीं मिला? जब विकास होता है, जब पूंजीगत व्यय होता है तो रोजगार पैदा होता है। रोजगार का मतलब केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, रोजगार का मतलब केवल जो सरकारी नौकरियां नहीं है, रोजगार का मतलब है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करना। और फिर जब हम लोगों ने 19 लाख रोजगार की बात कही तो वो कृषि क्षेत्र में एफपीओज बनाकर 10 लाख लोगों को हम कृषि क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करेंगे। आज बिहार के अंदर कृषि क्षेत्र की इतनी बड़ी संभावना है, उसमें रोजगार आईटी सेक्टर में आपके, फिर उसे आईटी सेक्टर, एजुकेशन के सेक्टर के अंदर, यानी ये जो तमाम सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स में रोजगार की बहुत बड़ी संभावना है। सरकारी क्षेत्र में भी जितनी नौकरियां संभव होंगी वो सृजित करेंगे हम। लेकिन कह दिया इन लोगों ने कि 1.5 लाख डॉक्टर बहाल करेंगे। हिंदुस्तान के किसी राज्य में है क्या 1.5 लाख डॉक्टर? इसे लोगों ने भरोसा नहीं किया। अगर लोगों ने उनके 10 लाख सरकारी नौकरी पर भरोसा किया होता तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होते, बल्कि आज मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल का कोई व्यक्ति होता। तो आप केवल ऐन चुनाव के मौके पर अचानक प्रकट होकर साल भर कहां गायब थे पता नहीं, कोरोना में गायब, बाढ़ में गायब, पटना डूब रही थी तब गायब, चमकी बुखार में गायब, हर मौके पर आप गायब थे। और अचानक पहुंचकर मैं चांद लाकर लोगों को बांट दूंगा, मैं चांद दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो लोग भरोसा नहीं करते। लोगों को मालूम है कि कौन डूअर है, कौन परफॉर्मर है, किन लोगों ने काम किया है और कौन लोग काम कर सकते हैं। भरोसा है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर। इसलिए लोगों ने भरोसा जताया। सारी विपरीत, सारी परिस्थितियों के बावजूद लोगों ने जो भरोसा जताया है, हम भरोसे पर खरे उतरेंगे। और जो भी बातें चुनाव के दौरान हम लोगों ने कही है, बीजेपी ने, जेडीयू ने, हमारे सहयोगी दलों ने, उन्हें एक एक चीजों को हम जमीन पर उतार कर दिखलाएंगे। सुशील जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने पत्ते भले ना खोल रहे हो, लेकिन हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि जिस तरीके से आपने बिहार की पहले सेवा की है, वैसे ही नई सरकार में भी आप सेवा करते रहें। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू स्टूडियो।